सुधाकर सिंह पाल और हम लेकर के आए हैं एक सीरीज। ये सीरीज जो है बीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स के लिए है, ईएमआरएस के लिए है और या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं वो सभी के लिए ये चैनल, ये जो वीडियो होगी ये होगी। तो आज हम इसमें एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हाउ वी कैन मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, या कह दिया जाए कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये होता है कि बाय यूजिंग दिस वी कैन मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। करेक्ट। तो मैं इसकी बात करता हूँ। एक बड़ी सिंपल सी बात हम लोगों ने कल करी थी, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने की थी कि हमने कह दिया कि ये आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, नियरली टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस या होल ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस is supposed to be concentrated here and positive charge surround it, positive charge surround it and this is the atom। ये क्या है, एटम है। करेक्ट, ये है इतनी बात। अब अगर बात करें इस पे कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल वो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर से होकर के जाता है और उसके बाद न्यूक्लियस तक पहुंचते पहुंचते एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आता है और फिर वापस आता है। सोचिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए। मान लिया जाए कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक डॉगी बैठा है ना। हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या एक डॉगी बैठा हुआ है। आप 3-4 लोग चले जा रहे थे। एक लोग चले जा रहे थे कैसे, सीधे ऐसे। दूसरा व्यक्ति एक और था जो चला जा रहा था ऐसे। तीसरा व्यक्ति एक और था जो चला जा रहा था ऐसे। ये सभी ऐसे चले जा रहे थे, बट किसी ने डॉगी को नहीं देखा क्योंकि हम बात करते हुए चले जा रहे थे। क्लियर। जब नजदीक पहुंचे तो ये डॉगी क्या करता है, ये भौंकना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। अगर अचानक कोई डॉगी चिल्लाएगा तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे बिल्कुल डॉगी के ठीक सामने होगा वो तो पीछे तरफ लौटेगा, जो डॉगी के साइड में जाएगा वो ऐसे जाएगा और जो डॉगी के और साइड में जाएगा वो ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि ये डॉगी एक काम करता है, डॉगी जो एक रिपल्शन का काम करता है। ये डॉगी क्या करता है, रिपल्शन का काम करता है कि आवाज निकालता है। हम इसको देखते नहीं है, चले जा रहे हैं, जैसे आवाज निकालता है पीछे लौट आते हैं। जो साइड में होता है वो इधर चला जाता है, जो और साइड में होगा वो भी ऐसे चला जाएगा। अगर कोई इधर होता तो वो भी ऐसे चला जाता। एग्जैक्टली सेम यही काम किसके साथ है, सेम यही काम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के साथ है। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के साथ सेम यही वर्क है। देखिए जरा, अब हम मेजर करने जा रहे हैं किसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। तो यहाँ हम केवल एक अल्फा पार्टिकल लेते हैं और वो अल्फा पार्टिकल कैसा है, वो अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह से टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये चला जा रहा है ऐसे। जब ये यहाँ से जाएगा तो देखिए धीरे धीरे इसकी जो ड्यू टू रिपल्शन ये जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा, एक ऐसी जगह आएगी जहां से ये वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जहां से ये वापस आता है ये, और यहाँ से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह देते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ एक अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसकी इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम के अल्फा से कह लेंगे। ये क्या होता है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ऐसे जा रहा है। ये जाते जाते न्यूक्लियस की तरफ जाते जाते जा रहा है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e चार्ज इस पर होता है। जो न्यूक्लियस चार्ज होता है इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे Ze चार्ज होता है। इनके बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। जब रिपल्शन लगता है तो जैसे जैसे नजदीक जाएगा, पास होता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कौन सा फोर्स लगता है, F = K Ze 2e डिवाइड बाई r²। ये फोर्स इस पे लगता है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस पास होती चली जाएगी ये फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो बढ़ता जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, ये स्लो डाउन होता जाएगा। एक ऐसी जगह आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो ये अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट में आता है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये रिपेल होता है और रिपेल होकर के वापस चला आता है। करेक्ट। मतलब 180 डिग्री पर इसका क्या होता है, स्कैटरिंग एट 180 डिग्री, हम ये इसको कह सकते हैं। करेक्ट, कि दिस इज स्कैटर्ड एट 180 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है
हमें फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेजर और एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के साइज को एस्टिमेट करता है, इसलिए हम इसका मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के ई अल्फा इज इक्वल टू हाफ mv square, where m is the mass of the alpha particle, v is the initial velocity of the alpha particle. Correct? This particle approaches to the nucleus and at a certain distance it is converted completely into the potential energy. So potential energy at the distance of r naught is u is equal to k ze 2e divided by r naught. This is the potential energy at this distance. Correct? तो by the conservation of energy ke alpha is equal to u, या कह दिया जाए हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू 2e डिवाइड बाई आर नॉट। हम इसको अगर ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू के जेड ई इंटू 2e डिवाइड बाई हाफ mv स्क्वायर, या इसको कह दिया जाए कि 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ mv स्क्वायर, या इसको कह दिया जाए कि 4k जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई mv स्क्वायर, या इसको कह दिया जाए, या इसको क्या कह दिया जाए, इसको अगर मैं चेंज कर लूं तो इसे कह दिया जाए कि 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई के अल्फा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो यहां से एक फार्मूला आपके पास निकल करके आ गया सिंपल सा, आर नॉट इज इक्वल टू 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई के अल्फा। ये आपके पास एक फार्मूला आ जाता है, और इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। अच्छा, यही फार्मूला एक तरीके से और भी यूज किया जा सकता है। अगर देखें इसको हम, तो इसको यूज करने का एक तरीका और भी होगा कि आप इसको कैसे और यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए जरा देखेंगे हम एक दूसरा वे कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। इस फार्मूले को हम कहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू 2e डिवाइड बाई आर नॉट। इसको हम लिखते हैं अब कि आर नॉट इज इक्वल टू के आर नॉट इज इक्वल टू कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि E बाई एम रेशियो के फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। तो जब जरूरत आएगी क्वेश्चन की तो हम इसको E बाई एम के रेशियो में भी लिखेंगे। कभी कभी सवाल आपको दिया जाता है, आपके उसमें क्वेश्चन आता है कि अगर इसको E बाई एम रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जाए, E बाई एम रेशियो के फॉर्मेट अगर करना जाए तो हम मास ऑफ चार्ज ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी 2e डिवाइड बाई एम का रेशियो एक दिया जाएगा, और 2e डिवाइड बाई एम के रेशियो से भी इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। करेक्ट? इतनी सी बात इसमें हम और पढ़ लेते हैं और हम जान लेते हैं, ठीक है ना। अब जाइए जरा इसमें हम कुछ वैल्यूज रखते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं, और उन कैलकुलेशन करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि वैल्यूज इनकी कितनी आती है अगर हम मेजर करें तो। करेक्ट? तो लेट हम ऐसा मान लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल था आपके पास, ये जो अल्फा पार्टिकल था, इसकी कितनी एनर्जी थी, हम मान लेते हैं कि लेट के ई इनिशियल, के ई अल्फा इज इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने मान लिया कि इसकी एनर्जी कितनी है, इतनी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो कितना होता है,
दैट इज इक्वल टू 2e, या कह दिया जाए कि 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। मास की जब बात आएगी तो मास को हम क्या कहेंगे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन। हम इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से जब आप आर नॉट कैलकुलेट करेंगे उसके पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, इसको पहले कन्वर्ट कर लें आप जूल में। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जूल में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। अब हम चलते हैं आर नॉट इज इक्वल टू हम इनकी वैल्यू रखें। एक चीज और लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 79 किसके लिए होता है, ये गोल्ड के लिए होता है। तो z की वैल्यू हम किसके लिए करते हैं, जनरली गोल्ड के रख करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आर नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। z कितना है 79, e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के इनिशियल, इसका जो के अल्फा है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। हमने इसको रखा और इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, या कह लिया जाए इसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या इसे कह लिया जाए 41.3 फर्मी एफएम आर नॉट। ये हम इसकी वैल्यू कह लेते हैं, करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा वो इतना होगा। साइज ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द आर नॉट। इस बात को भी हम विशेष ध्यान में रखें अपने कि साइज ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ आर नॉट। आर नॉट के साइज से क्या होता है, हमेशा ही ये कम होता है। इतनी बात भी हम याद रख करके चलते हैं, करेक्ट। अब बात आती है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था। जैसा हमने पहले बात कर लिया था तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसको मेजर करने के लिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये इतनी बात हमारी थी किसकी, ये इतनी बात हमारी हुआ करती है इसके एस्टिमेशन की। तो जब भी कभी बात आती है कि गोल्ड जो होता है, गोल्ड के एटम का साइज कितना होता है, तो आप बताएंगे तो उसका साइज तो इससे बहुत कम होता है, बट उसके लिए आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है 41.3 फर्मी होती है। इतनी बात हम याद करके अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि साइज ऑफ जो गोल्ड होता है, अगर कहा जाए इसके एटम का साइज न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो जनरली साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड इज नियरली 6 FM, 6 फर्मी के आसपास इसका साइज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो गोल्ड का जो साइज होता है उसके न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, नियरली इक्वल टू 6 FM, 6 फर्मी इसका साइज होता है। तो ये हमारे पास बात रही किस चीज की, ये हमारे पास बात आती है कि हम एस्टिमेट कैसे करते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को, करेक्ट। एक छोटी सी बात इसमें हम और देख लेते हैं, कभी कभी सवाल उस फॉर्मेट में आ जाता है, जरा देखें कि वो फॉर्मेट इसका कैसा होता है, ठीक है ना। आइए जरा हम उस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि वो फॉर्मेट कैसा बनेगा, ठीक है ना। यहां तक बात तो ठीक होगी। आइए हम इसमें दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि जैसे हमें ये दे दिया जाए कि के के बारे में जानते हैं, वी नो दैट हाफ mv² इज इक्वल टू के ZE इंटू 2E डिवाइड बाई आर नॉट। अभी हमने ये बात आपसे कर लिया है। अब हम इसको लिखने चलते हैं कि आर नॉट इज इक्वल टू
के जेड ई 2e डिवाइड बाई हाफ mv स्क्वायर। इसको हम फिर एक बार लिखते हैं 2k जेड ई 2e डिवाइड बाई m इंटू वी स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है बन करके। इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी, कभी कभी सवाल में आ जाता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है, क्वेश्चन में ये बात दे दिया जाता है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे दिया जाएगा और उसकी वेलोसिटी दे दिया जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं दी जाती है, तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। बिना इस फार्मूले के आप उस सवाल को बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस फार्मूले का क्या किया है, यूज किया है, एक नया फार्मूला बना करके यूज किया है, क्योंकि हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां से बात आती है क्वेश्चन की। हम इस टॉपिक से बात करें क्वेश्चन की, तो जब इस टॉपिक से बात आती है क्वेश्चन करने की, तो यहाँ से एक चीज डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपसे आर नॉट बताइए कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। और वैसी कंडीशन में ज्यादातर सवाल इस फॉर्मेट में दिया जाता है, ना कि पहले वाले फॉर्मेट में। हमेशा सवाल जो होता है उसका कैलकुलेशन 90% जो कैलकुलेशन आप करेंगे इस फॉर्मेट से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। इसी पैटर्न का आपको सवाल दिया जाता है। करेक्ट। अभी हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बेस पे हमें क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फार्मूला पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे टैकल होगा, ये बात समझने के लिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन गीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। ये क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बाय विच द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली। जैसा हमने अभी फार्मूला पढ़ते वक्त देखा कि हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस टू द न्यूक्लियस एंड मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट एंड देन स्कैटर्ड एट 180 डिग्री। तो अपने पास को क्या करता है, रिवर्स बैक कर जाता है। तो एग्जैक्टली सेम लाइन है। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमें ये कैलकुलेट करना, मीन्स हमें आर नॉट कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द गिवन डेटा, गिवन डेटा के ई अल्फा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज गिवन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इस 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए दो स्टेप हमें लेना चाहिए, जानना चाहिए कि एक तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻�6, ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको कन्वर्ट करिए जूल में। जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। तो इसको हम क्या कह लेंगे, 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो हम डायरेक्टली अगर इतने से मल्टीप्लाई कर देते तो ये स्टेप से बच जाते, और एक स्टेप में हमने देख लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है कि व्हाट इज द जेड, जेड कितना होगा। जब किसी क्वेश्चन में जेड नहीं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये गीजर मार्सन का एक्सपेरिमेंट था, ये किसके लिए था, ये गोल्ड फॉइल के लिए था। अगर ये गोल्ड फॉइल के लिए था तो जेड की वैल्यू हमेशा ही गोल्ड के लिए लिया जाएगा। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द जेड, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, दैट इज 79। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 79 होती है। आइए डेटा हमें मिल चुका है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या था, 2k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ mv स्क्वायर। या कह दिया जाए कि हम इसे लिखते हैं 2k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई ke अल्फा। क्लियर, ये फार्मूला था, अभी हमने पढ़ लिया था ऐसा। इनमें डेटा पुट करिए जरा, देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू के
9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, इंटू जेड ये होगा 79, इंटू ई चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाई 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 29.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इतनी आ जाती है। इसको राउंड ऑफ किया जाए, जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या कह दिया जाए क्योंकि 15 मीटर को किस में बदलेंगे आप फर्मी में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 फर्मी। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया है 30 FM, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो साइज ऑफ द आइटम ऑफ द गोल्ड होगा उसका रेडियस इतना होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो साइज होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 6 FM। ये 6 फर्मी का होता है। हमने पढ़ाते वक्त बीच में एक चीज़ आपको बताई थी कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, मस्ट बी लेस देन द R नॉट, R नॉट से हमेशा ही कम होता है। तो ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है, ये क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम इसको टैकल करते हैं। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।